हमारी मध्य प्रदेश, क्या नाम है जरा खड़े होकर बताइए, वैद्य जो बन रही है बीएमएस, खड़े हो जाइए। हाँ, अदिति सरनेम क्या है? हाँ, अदिति सिंह, वहाँ पर उनके पिताजी लेकर आए, वो वैद्य बन रही हैं। अभी बहुत सारे वैद्य नीचे और भी आ रहे हैं, वो राकेश जी शर्मा भी आ रहे हैं। तो अभी हम प्रज्ञान जी का, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, बहुत लोगों को रिकॉर्डिंग जाने वाली है, इसके पहले मैं साकेत मणि जी से थोड़ा आग्रह करूंगा कि साकेत मणि जी, वो चूँकि वो लोग आएंगे, आप थोड़ा इक्विपमेंट के बारे में बता दीजिए कि वो क्या उपकरण है, उसके क्या प्रभाव है, जरा लेके आइए, 2 मिनट बताइए उसको। कर्क रोग का यह जी, जैसा सभी लोग जानते हैं कैंसर बढ़ रहा है और कैंसर अब कम उम्र के लोगों में हो रहा है, तो ये एक चिंता का विषय था। विशेषकर पूर्वी उत्तर राज्यों की चर्चा कर रहे थे तो ये अनुभव आया कि पुरुषों में तो है, बहनों में, बच्चियों में ये कैंसर बहुत भयावह स्थिति से बढ़ रहा है। तो एक टोली, एक विशेष टोली बनी ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, जो पहले से काम करती थी, सर्जन्स की टोली थी, और हम लोगों ने उसके अलग अलग पक्ष देखे। बाद में मेन फोकस किया हमने कि हम इलाज के लिए तो बहुत लोग हैं, डिटेक्शन नहीं हो पाता है, जांच नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से एक बड़ा कारण है, जिसमें घर में पारिवारिक व्यवस्था, पैसे की कमी, बहुत सारे तरह की परेशानी आती है। तो इसको कैसे सरल किया जा सके, उसके लिए आईआईटी दिल्ली का बायोफोर्टनिक्स डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली का सर्जरी डिपार्टमेंट, और ऐसे एक हमारा जो स्टार्टअप है जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, अलग अलग एक्सपर्ट्स है, बैठे एक साथ, और एक सबसे पहले एक ऐसा डिवाइस बनाया गया। सब लोग जानते हैं ऑपरेशन थिएटर का, एक बार तो सबको जाना होता ही है, बचपन से लेके कभी न कभी किसी कारण से। तो उसमें जो सर्जरी हो रही होती है उसका भी रिकॉर्ड करने के लिए डॉक्टर लोग ऑपरेशन करें सही से, और उसको और दूसरे डॉक्टर्स को समझा पाए, जूनियर्स को, उसके लिए उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, इमेजिंग करते हैं, जो थीसिस के लिए बहुत आवश्यक होता है। वो बहुत महंगा होता है। तो सबसे पहले ये एक डिवाइस बनाई गई जिसमें हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सबके पास मोबाइल आजकल 10,000 से कम का कोई प्रयोग नहीं करते, उसका कैमरा बहुत अच्छा होता है। तो हमने सोचा क्यों ना इस कैमरे का उपयोग उस सर्जरी के लिए करें। तो ये सबसे पहले इमेजिंग के लिए जो करीब हमने 70 पेशेंट्स पर किया। अगर आप इसके मेरे प्रेजेंटेशन में है, इसकी इमेजेस इतनी साफ हैं कि आप अच्छे से अपने थीसिस में, रिकॉर्ड में मरीज को दिखा सकते हैं, रियल टाइम भी दिखा सकते हैं, और इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो सर्जन्स के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के समय में उनको बहुत झुकना पड़ता है, लगभग जितने भी सर्जन होते हैं उनके साथ ये परेशानी होती है कि बाद में उनको सर्वाइकल और बहुत तरह की परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो ये एक मशीन है। दूसरा कि कैंसर है और कैंसर नहीं है ये कैसे बताएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। अब अगर आप पेट स्कैन लगाते हैं तो 150 से 200 करोड़ रुपए का आता है। अगर सिंपल अगर आप एक ब्रेस्ट स्कैन के लिए जाते हैं तो 25,000 रुपये का कॉस्ट आता है। अब हर किसी के लिए ये, जब मेरे पिताजी को पेजेट्स डिजीज़ हुआ, हमने डायग्नोज करने के लिए किया, तो करीब 12 वर्ष पहले खर्चा 1.5 लाख रुपये का आया स्कैन का। अब 1.5 लाख रुपये, मैं तो एम्स में पढ़ रहा था, तो एम्स में कराया और कुछ अरेंज हो गया। एक साधारण जनमानस के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। तो उसके लिए हमने सोचा कि क्या कुछ ऐसा नॉन इन्वेसिव टेक्निक हो सकता है जिसमें हमें प्रोसीजर में, जैसे बायोप्सी से कंफर्मेशन आता है और कोई कंफर्मेशन करने का उपाय नहीं है जो ये बता दे कि ये कैंसर है, ये नॉन कैंसर है, आपको बायोप्सी के लिए भेजना ही पड़ता है। तो बायोप्सी से पहले क्या कर सकते हैं? मासिस को तो बायोप्सी नहीं कर सकते अगर हमारे पास आया, तो ये एक बड़ा संकट था, जिसके लिए फिर से हम लोगों ने एक 488 जो फ्लोरोसिन यूज़ करते हैं, डॉक्टर साहब है, हम फ्लोरोसिन बहुत पहले से करते आ रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, तो हमने सेम फ्लोरोसिन डाई को यूज़ किया 488 नैनोमीटर लेज़र में, और हमने बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। फिर हमें एक जगह से कंफर्मेशन हुई तो हमने फिर दूसरा ऑटोफ्लोरोसेंस भी करके देखा, तो हमें उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फिर हमें एक और फ्लोरोसिन होता है इंडोसाइनाइन ग्रीन, हमने आईसीजी यूज़ किया, उसमें हमने दूसरा लेज़र यूज़ किया। तो जब उसका प्रयोग किया तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अब
हमने तीनों को बायोप्सी के साथ सबके साथ कंपेयर करते रहे, पेट स्कैन के साथ, सीटी एमआरआई के साथ, सीटी गाइडेड बायोप्सी के साथ हम उसको कंपेयर करते रहे सभी मरीजों का डेटा को। और फिर हमने एक रमन बनाया, टेबल टॉप रमन। रमन के लिए एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि वो बहुत, उसके सिग्नल्स वीक होते हैं और बहुत महंगा बनता है, वो 50 लाख से कम बनता है। तो एक रमन ऐसा बना जो आज मुझे लगता है सबसे सस्ता रमन है, और उसमें हमने कोरोना के लिए बनाया था कि कोरोना की स्क्रीनिंग जो हम RT-PCR करते हैं, हर बार किट हमें काइजन से या बाहर से मंगाना पड़ता है विदेशों से, तो क्यों ना हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर यहाँ टेस्ट कर सके और वो बहुत फास्ट टेस्ट कर सके। तो सेम मशीन जो हमने कोविड के लिए बनाया था, हमने कैंसरस टिश्यू को डाल के देखा, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। फिर हमने एक UV करके देखा, तो अब 5-5 स्तर से सेम टिश्यू को बिना ऑपरेशन किए जब हम गुजारते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि ये कैंसरस है, ये नॉन कैंसरस है, और अगर कैंसरस है भी तो उसमें मार्जिन कितना है। सर बता रहे थे कि किसी भी सर्जन के लिए जब आपका एक बार ऑपरेशन करते हैं, निकालते हैं, वो दोबारा होने का चांस रहता है अगर उसमें ट्यूमर कुछ रह जाता है तो ये एक बड़ा चैलेंज है, विशेषकर ब्रेस्ट के केस में, क्योंकि अगर बच्चियों में है ऑपरेशन करेंगे तो कई बार पूरा ब्रेस्ट रिमूवल करना पड़ता है, तो वो बहुत भयावह स्थिति हो जाती है किसी भी परिवार के लिए। तो इसके लिए मशीन बनी है। ये मशीन अभी लॉन्च नहीं हुआ, 100 पेशेंट्स पे ट्रायल किया। इसको कोरियन बोर्ड ने और यूरोपियन काउंसिल ने इसका लाइसेंस किया है, क्योंकि यहाँ वैलिडेशन के लिए कोई एजेंसी नहीं थी, तो हमने वहाँ से वैलिडेट कराया। पावर वैलिडेशन IIT दिल्ली ने बायोफोटनिक्स डिपार्टमेंट ने किया। उसके लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए वो जापान के इस्तेमाल किए, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स है, और मेडिकली अभी ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गया। अभी इसका हम पब्लिकेशन के साथ अगले महीने लॉन्चिंग करने के लिए हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन किया है। उन्होंने 40 लाख का ऐसा एक अवार्ड मनी दिया था, जिसमें 24,75,000 इस मशीन के लिए और 15 लाख रुपए एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोग गए इस बार, तो वो ऐसा है कि आप बैकपैक में लेके चल सकते हैं। आपकी ऑक्सीजन थेरेपी भी है, अगर आप उसको थेरेपी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे गौ माता के पास जाते हैं तो एक थेरेपेटिक यूज़ है, तो ऐसे ही आप अगर ऑक्सीजन समय से लेते हैं तो वर्कोसिस हो सकता है, आपको कम हो सकता है, थकावट रहती है, नंबनेस रहती है। जीरियाटिक पेशेंट्स में जो वृद्ध होते हैं, वृद्धों में बहुत सारे ऐसे रोग बनते हैं ऑक्सीजन की कमी से। डायबिटीज़ में सुई चुभ जाए तो जख्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो उसके लिए, सबके लिए आजकल विदेशों में ऑक्सीजन का देते हैं थेरेपी, और तो उसके लिए बहुत चार्ज करते हैं। तो हमने उसके लिए एक बहुत छोटा पोर्टेबल किट बनाया है, जिसकी कैपेसिटी 15 लीटर पर मिनट तक है। तो हमें लगता है आने वाले समय में बड़ा प्लांट बनाने की बजाय आप छोटा मशीन सब जगह। कैंसर के लिए अभी उसकी कीमत 20 लाख रुपए रखी गई है। वो हमने 6 से 8 लाख रुपए का योजना बनाया है, लेकिन वो प्रोडक्शन के समय में आएगा। अभी उसकी कॉस्टिंग 20 लाख रुपए आ रही है। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो वो 15 लीटर प्लांट में बनता है, टावर कॉन्सेंट्रेटर बनता है, जिसकी कीमत मार्केट में करीब 4 लाख रुपए होती है, 5 लाख रुपए। हमने उसको 1 लाख रुपए का अभी तय किया है। वो भी कोई प्रयास है कि जब मास प्रोडक्शन होगा तो शायद 70-80 हज़ार रुपये में सभी पुलिस चौकी में, पोस्टल उसमें, ताकि कोई भी अगर थक के आते हैं, अगर आपको पर्याप्त मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाता है तो आपको शायद दवा लेने के लिए या ट्रॉमा कंडीशन में आपको रिवाइवल के लिए ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम में जहां हमारे देश में आपदाएं आती है, आप हमेशा हम कुछ न कुछ आपदाएं जीवन में देखते हैं। प्रत्येक वर्ष कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इसमें बहुत कारगर सिद्ध होगा। ऐसा आप सबके आशीर्वाद से ऐसा हो पाया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोपहर में होने के बावजूद, क्योंकि उनका बहुत ध्यान रखना है, लेकिन उन्होंने समय निकाला और वाहन लेकर आ गए वो, तो बहुत धन्यवाद है उनको। तो आप आइए प्रज्ञान जी, आपका विषय शुरू करिए। मैं सबसे निवेदन करूंगी कि ये बहुत फास्ट बोलते हैं, तो आप अपना कॉपी पेन निकाल के रखिए। आदरणीय खेमचंद जी बैठे हुए हैं। भाई साहब हमेशा नाराज़ होते हैं कि प्रज्ञान तुम बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हो। मैं ध्यान रखूंगा भाई साहब विशेष।
डॉक्टर अशोक कलवार सर बैठे हैं, हमारे सब आदरणीय हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमेशा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फील्ड के जो भी लोग हमें मिलें, हमें बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने की हमेशा कोशिश करना चाहिए। ज़्यादातर समय कैसा होता है कि जैसे ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग मिलते हैं तो हम हाल चाल पूछना और परिवार के बारे में ये सब पूछने में ही बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई बहुत अच्छे विद्वान मिलें तो उनके पास जो खजाना है वो बहुत सारा उनसे लूटने का प्रयास करना चाहिए। और ये ऐसा खजाना है कि उनके पास भी ये पूर्णस्य पूर्णमादाय, उनके पास तो रहेगा ही, हमारे पास और बढ़ता जाएगा। ये इस तरह की बात है। तो हम 3 बार ओमकार से शुरू करेंगे। सभी लोग आंख बंद करके 3 बार ओमकार करेंगे मेरे साथ। लंबी गहरी सांस। ओमकार के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि परीक्षा देते टाइम भी हम लोग ऊपर ओम लिख देते थे और सोचते थे अब पास हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग ओमकार से शुरू कर रहे हैं। चल रही है पेन ड्राइव? 1 मिनट, ठीक है। कैसे हो गया है कि एक बार एक बच्चा विदेश से अपने घर वापस आया और वापस आने के बाद में उसके जितने मित्र हैं उन्होंने बोला कि तुम्हारी मम्मी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, हम लोग जाते हैं तो हमसे अच्छे से बात नहीं करती, हमें खाने के लिए नहीं पूछती। फिर उनके बहुत सारे रिश्तेदार आए घर में मिलने के लिए, उन्होंने भी कहा कि तुम्हारी माँ अच्छी महिला नहीं है, वो सबका सम्मान नहीं करती, चाय पानी नहीं पूछती, ठीक से बात नहीं करती। ऐसे पड़ोसियों ने भी बोला कि तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। इतने बार बोल दिया कि उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने तलवार उठाई और अपनी माँ का गला काट दिया। और काटने के बाद में, ये बहुत फेमस कहानी है, गर्दन काटने के बाद में जब वो गर्दन नीचे गिर गई तो वो हाथ धोने के लिए गया कि अभी मार दिया है, अभी जाके हाथ धो लेते हैं। हाथ धोने गया तो उसका पैर उसकी माँ के सिर पे लग गया, जो गर्दन पड़ी हुई थी अलग, और उस सिर में से भी आवाज़ आई कि बेटा तुम्हें कहीं पैर में चोट तो नहीं आई। तो ऐसे ही हाल मुझे लगता है कि हमने अपनी देशी गाय का कर दिया है कि सबने बोला कि तुम्हारी माँ खराब है, खराब है, खराब है, देखो ये दूध नहीं दे रही, ये चारों तरफ गंदगी करती है, देशी गाय तो मारती भी है बहुत, सींग मारती है, पैर मारती है, और हमने उसको उठा के और अपने घर से बाहर कर दिया। अभी मैं आ रहा था कार से, आप सभी लोग आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से, तो मैंने देखा और आप सब ने भी देखा होगा कि बारिश में, बहुत तेज़ बारिश में, कीचड़ में, सब जगह हर गांव के बाहर करीब 100 से 50 देशी गाय जो है वो सड़क पे बैठी हुई हैं, और हम जितने लोग वहाँ से निकल रहे हैं हमको देख रही है। बहुत बार ऐसा लगता है उस गाय को देख करके। आदरणीय राकेश जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, भाई साहब प्रणाम कर रहा हूँ। अभी उज्जैन में बहुत बड़ा आयुर्वेद महासम्मेलन हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी को भाई साहब ने बुलाया, स्वागत है भाई साहब। तो ऐसे हमारे पास में देशी गाय जितनी भी रोड पे बैठी हुई है, कैंसर के बारे में हम बहुत अच्छी बात करने वाले हैं, आप सबको बहुत मज़ा आएगा। और मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को कितने आसानी से हम आयुर्वेद और पंचकर्म से ठीक कर सकते हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा ताला हो, लेकिन उसकी चाबी हमेशा बहुत छोटी होती है, और चाबियाँ हम अक्सर रख के भूल जाते हैं। तो आज कुछ ऐसी चाबियाँ मैं ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, अलग अलग ग्रंथों से और अपने अनुभव से, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हम बहुत सारे सीक्रेट कोड्स को आज डिकोड करने वाले हैं। पंचगव्य आयुर्वेद के साथ अन्य आयुर्वेद औषधियों का प्रयोग। नेक्स्ट, मैं एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ, देखिए ये प्ले होगा, उसमें क्लिक करना पड़ेगा, डबल टैप करिए।
नेक्स्ट स्लाइड में एक और वीडियो है इसके पहले। हाँ, ये वीडियो अगर प्ले नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ इसका कंटेंट क्या है। इसमें एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका नाम है योगेंद्र जादौन। उनके पिताजी का वीडियो है। उनके पिताजी को सिग्मोइड कोलोन में कैंसर हुआ और कैंसर होने के बाद में और लगभग 3rd या 4th स्टेज में वो डिटेक्ट हुआ और डिटेक्ट होने के बाद में चूँकि उनकी उम्र लगभग 72 के आसपास थी तो सभी डॉक्टर्स ने बोला कि पूरा सिग्मोइड कोलोन का कट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो लोअर पूरा एरिया है वो उस एरिया में पूरे के पूरे जगह मेटास्टेसिस होके और कैंसर पूरे लोअर एब्डोमिनल एरिया में स्प्रेड हो गया है। वो स्प्रेड होने के बाद उन्होंने बोला कि वो इंटेस्टाइन कट करके पेट में एक जगह बनाएंगे जहाँ से पैकेट से फीसेस बाहर आएगा, इस तरह से। तो उन्होंने बिल्कुल मना किया कि नहीं, हम इस तरह से बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करवाना चाहते और अगर मरना है तो ऐसे ही मरेंगे। उसके बाद में चूँकि मेरे मित्र हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि पिताजी की ऐसी स्थिति है और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे बहुत तड़प के ना मरें। तो मैंने बोला ठीक है, हम सब मिलके प्रयास करेंगे, कम से कम उनकी तकलीफ़ कम करने का प्रयास करेंगे और कम करते करते अगर उनको ठीक कर पाए तो ज़रूर ठीक करने की कोशिश करेंगे। एलोपैथी में जाने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो किसी भी तरह के ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए कई बार मना कर देते हैं और ऐसे कंडीशन में हम जब वो आयुर्वेद के पास आते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ तो प्रॉमिसिंग उनके लिए करना ही चाहिए, है कि नहीं। हमारे पास ट्रीटमेंट है या नहीं है, हमें ट्रीटमेंट आता है कैंसर का या नहीं आता है, तो भी वो बहुत विश्वास से हमारे पास आते हैं। और हमें चूँकि हम BAMS हमने किया है, सुश्रुत संहिता का हम दावा करते हैं कि हमारे बृहत्त्रयी लघुत्रयी हमारे ग्रंथ हैं, तो कम से कम उनको खोल के उनको खंगाल के हमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो निकालना ही चाहिए। तो मेरा आज यहाँ पर जो सबसे पहला प्रेजेंटेशन है वो केस प्रेजेंटेशन उस व्यक्ति का मैं कर रहा हूँ जिसका लगभग 5 साल तक मैंने ट्रीटमेंट किया और 5 साल के बाद में आज उनकी उम्र लगभग 77 ईयर्स है और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि अगर ये 2 से 3 महीने में ऑपरेट नहीं हुए तो और ज़्यादा मेटास्टेसिस होके लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, वो मर भी सकते हैं। ऐसे कंडीशन में वी स्टार्टेड द ट्रीटमेंट और 5 साल के अंदर आज वो बहुत आराम से खा रहे हैं। उस वीडियो में वही था, बहुत आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, खूब अच्छी बातें कर रहे हैं और अपनी पोती की शादी में बहुत अच्छा डांस भी उन्होंने किया है अभी। तो इतनी अच्छी मस्ती के साथ में वो अपनी लाइफ में वापस आए आयुर्वेद से। डेफिनेटली मैडम बैठे हैं डाइट से, डाइट का आयुर्वेद में बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुत सिंपल हम बात करेंगे, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के 2 ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर हैं, एक है शोधन और एक है शमन। सारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स जानते हैं। शोधन में हम सारा पंचकर्म करते हैं, शमन में हम ब्राह्मण और लंघन करते हैं। वात के लिए हमारे पास सबसे अच्छा ट्रीटमेंट बस्ती है, पित्त के लिए सबसे अच्छा विरेचन है, कफ के लिए सबसे अच्छा वमन है, तेल घृत मधु इनकी औषधियाँ हैं। इतना सबसे बेसिक आयुर्वेद तो हम सब BAMS डॉक्टर्स को आता ही है और आयुर्वेद में जिसको थोड़ा भी इंटरेस्ट है उसको कम से कम वात पित्त कफ घृत मधु और तेल इतना तो हमको मालूम ही है। नेक्स्ट, आचार्य चरक लिखते हैं कि अग्नि ही प्राणी नाम प्राणः, तो अग्नि की रक्षा करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें पेशेंट की अग्नि देखना है। अगर उसकी विषम अग्नि है तो वात का शमन करना है, तीक्ष्ण अग्नि है तो पित्त का, मंद अग्नि है तो कफ का शमन करना है। और सबसे आसान तरीका जो है वो शुंठी हमारे पास है, त्रिकटु हमारे पास है, पंचकोल चूर्ण हमारे पास है, हिंगवाष्टक चूर्ण। ऐसी बहुत सामान्य औषधियों से, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है कैंसर जैसे बीमारी को ठीक करने में। मेरा जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड में बीमारियों के जहाँ नाम लिखे हैं कि हम क्या क्या ठीक करते हैं पंचकर्म में, यहाँ पर उसमें सर्दी जुखाम बुखार कैंसर गठिया से एक लाइन से कैंसर भी उसमें बीच में लिखा है, स्पेशली हाईलाइट करके नहीं लिखा है। वो एक सामान्य बीमारी है जिसको वैद्य को ठीक से डायग्नोस करना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। एक बीमारी को बहुत ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है वैद्य को, है कि नहीं? ये बात मानते हैं ना सब लोग? हम सब चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं। हम बीमारी को बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे, बहुत इंपॉर्टेंस देंगे तो फिर हम कैसे ठीक करेंगे उसको? वैद्य से बड़ी, डॉक्टर से बड़ी कोई भी बीमारी नहीं है। सबसे पहले ये समझना है उसको ठीक करना हमारा धर्म भी है, हमारा धर्म है वो, हमारा काम नहीं है, हमारा धर्म है वो। और ये करते हुए हम मरें तो भी चलेगा।
पर हम ये करते हुए हमें मरना नहीं है, बीमारी को ख़त्म करना है, ना हमें मरना है ना पेशेंट को मरने देना है। नेक्स्ट, पंचगव्य के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बताता हूँ। ये सब जो लिखा है ये तो बहुत सारी चीज़ें हम सब जानते हैं, कल से आप लोग बहुत सारा सुन भी रहे होंगे। पंचगव्य के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास कैंसर का पेशेंट पहले स्टेज में आए, दूसरे स्टेज में आए, कीमोथेरेपी चल रही हो, रेडियो चल रही हो, जो भी चल रहा हो उसको उस सबके किसी भी स्टेज में बीच में आके अगर आपसे पूछता है कि आयुर्वेद में कैंसर का ट्रीटमेंट है क्या, तो मैं सबसे पहले उसको हाँ बोलता हूँ। और हाँ बोलने के बाद वो पूछता है क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैं उसको बोलता हूँ हाँ तुम ज़रूर ठीक होगे। अष्टांग आयुर्वेद में हमारे पास ग्रह चिकित्सा एक अंग है, सबने सुना है ना, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषि। जो ग्रह चिकित्सा है वो एनर्जी का साइंस है। मंत्र तंत्र यंत्र, इनसे क्या होता है, इनसे हम एनर्जी चेंज करते हैं, एक व्यक्ति की एनर्जी, एक स्थान की एनर्जी, चाहे वो वास्तु का पूजन हो, इससे क्या होता है उस स्थान की ऊर्जा को हम बदलते हैं। ऊर्जा वही रहती है लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। न्यूटन ने भी बोला है ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, राइट। तो जो हमारा पूरा ग्रह चिकित्सा का विज्ञान है, ये इसके बारे में बहुत सारा भले ही किताबों में ना लिखा गया हो, लेकिन ग्रह चिकित्सा के असली अधिकारी कौन है, सबसे अच्छे साइंटिफिक तांत्रिक कौन है, आयुर्वेद के वैद्य हैं डेफिनेटली। क्योंकि हमारा ग्रह चिकित्सा हमारा अष्टांग आयुर्वेद में से एक अंग है हमारा, हम उसको छोड़ नहीं सकते, है कि नहीं। क्योंकि वो एक गुप्त शास्त्र है, इसीलिए उसको बहुत किताबों में नहीं लिखा गया, वो आपके गुरु से आपको सीखने को मिलेगा। तो इसी तरह से जो पंचगव्य, जब पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले हमें उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करना है। जो भी मंत्र चिकित्सा है, ग्रह चिकित्सा है, उससे सबसे बड़ा काम यही होता है कि उस व्यक्ति के शरीर की, उस व्यक्ति के पंच तत्वों की, उस व्यक्ति के मन की जो है वो ऊर्जा को हमें अपडेट करना है। अभी तक वो 50 डॉक्टर से मिलके आया है, सबने उसको बोला है कि तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी और तुम 100% मरने वाले हो। और जैसे हम उसको बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगे, 100% तुम्हारी बीमारी ठीक होगी और तुम पूरी 108 साल की माला पूरी करके ही मरोगे, तो इमीडिएटली उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती है। यही मंत्र चिकित्सा है और कुछ भी नहीं है मंत्र चिकित्सा के अंदर। मेरे घर में, मेरे परिवार में 4 पीढ़ियों से हम लोग ग्रह चिकित्सा प्रैक्टिस करते हैं। जब भी कहीं डिलीवरी होती थी और मूढ़ गर्भ होता, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता, तो हमारे पिताजी के दादाजी उनके घर के बाहर बैठते, कुछ मंत्र पढ़ते और 3 चुटकी बजाते और इतने में बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी। इतने अच्छे पावरफुल मंत्र हमारे पास। कहाँ पर है वो मंत्र? चक्रदत्त में, उठा के पढ़ना है। चक्रपाणी ने लिखा है, चक्रदत्त छोटा सा ग्रंथ, हम सभी जानते हैं, आयुर्वेद के लोग सभी जानते हैं चक्रदत्त के बारे में, राइट। चक्रदत्त में उन्होंने एक एक चीज का मंत्र लिखा हुआ है दवाइयों के बाद में, कि आप मंत्र भी प्रयोग करो, दवा भी दो, डाइट भी बताओ। योग हमारे पास तो इतना विस्तार है, उसको योग, प्राणायाम, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, जो चाहिए वो सब कुछ उसको बताओ। और कैसे भी करके सबसे पहले उसके मन में ये संकल्प आना चाहिए और ये यकीन आना चाहिए कि वो ज़रूर ठीक हो सकता है। जैसे ही उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी कि नहीं, इनक्योरेबल से क्योरेबल पे उसकी एनर्जी आएगी, 100% पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है, 100%। मेरा वो वीडियो ही इसलिए था। और इसमें जिस स्टेज में भी आपके पास पेशेंट आए, उसको आप कोई भी दवा दीजिए, कोई रस औषधि दीजिए, कोई हर्ब्स दीजिए, योग बताइए, डाइट बताइए, लेकिन उन सब के साथ में हमें पंचगव्य घृत उसको ज़रूर देना है, शुरू से लेकर आखिरी तक। पेशेंट को किसी भी स्टेज में हमको मना नहीं करना है कि नहीं अभी तुम्हारी कीमो चल रही है तो तुम आयुर्वेद की दवा मत लो। पंचगव्य एक ऐसे आयुर्वेद की दवा है जो जन्म से लगा के मृत्यु तक किसी भी बीमारी की किसी भी स्टेज में, किसी भी अवस्था में 100% आप पेशेंट को एक एक चम्मच सुबह शाम दे ही सकते हैं। एब्सोल्युटली सेफ मेडिसिन है। और जो भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, अगर उस ट्रीटमेंट के भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसको ठीक करने का काम पंचगव्य घृत करता है। नंबर 2, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के साथ अगर उस पेशेंट को बॉडी में किसी दूसरे पार्ट में बीमारी आ रही है, उसका कोई दूसरे बॉडी का पार्ट खराब हो रहा है, तो उसको रिपेयर करने का काम भी पंचगव्य करेगा। क्यों? आचार्य चरक बोल रहे हैं इदम अग्नि।
अग्नि ही प्राणी नाम प्राणः। 100% जैसी अग्नि की वृद्धि होगी, अग्नि सम होगी, रोगी अपने आप ठीक होना शुरू होगा। फिर वो रसायन है, फिर वो वाजीकरण भी है, सप्त धातु वृद्धि करने वाला है। जो भी चीज वाजीकारक है वो सप्त धातु वृद्धि करती ही है। जैसे आगे मैं बताऊंगा, कुछ अच्छे, बहुत अच्छे फॉर्मूले भी आपके लिए कैंसर के लाया हूं, जिनके साथ में अगर पंचगव्य का आप प्रयोग करते हैं तो पेशेंट उसी तरह से ठीक होते हैं जैसा पहला वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा बाद में अगर केवल वीडियो हम दिखा सकें। नेक्स्ट, एक मिनट पहले। दूसरा, याज्ञवल क्या लिख रहे हैं, वो कर्मक्षय करा नाम है पंचगव्य घृत। आपके कर्मों का, रोगों का कारण, होम्योपैथी में रोगों का कारण क्या बता रहे हैं वो? रोगों का कारण होम्योपैथी में वो बोल रहे हैं कि कर्म है, आपके रोगों का कारण कर्म है। अथर्ववेद से लगा के चारों वेद यही कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं गीता में खड़े होके, लड़ाई के बीच मैदान में, तो सब कर्मों का कारण जो कर्म है, सारे तुम्हारे रोगों का कारण, सब चिंताओं का कारण, सारे कष्ट का कारण कर्म है। तो कर्म का क्षय होना चाहिए। पेशेंट को बोलेंगे कि भगवान से जाके माफ़ी मांगो, या तुमने अपने पेरेंट्स को हर्ट किया है उनसे माफ़ी मांगो, वो नहीं मांगेगा। लेकिन अगर उसको पंचगव्य घृत देंगे तो किसी से माफ़ी मांगे बिना भी उसके कर्मों का क्षय हो रहा है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनडायरेक्टली उसके कर्मों का क्षय होना चाहिए, तभी उसके रोगों का नाश होगा। नेक्स्ट, 3 दोषों के बारे में हम सभी जानते हैं। वात पित्त कफ तीनों दोषित हुए तो ही कैंसर जैसी उतनी गंभीर रोग की अवस्था में मरीज पहुंचता है। नेक्स्ट, आहार को औषधि की तरह उसको देना 100% हमें शुरू करना है। जितने भी पेशेंट कैंसर से पीड़ित हैं, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, वेस्टर्न टॉयलेट की बात हो, चाहे विदेशी खान पान के तरीकों की बात हो, वो सारे के सारे तरीके जो है वो डेवलपिंग साइंस है। और जो हमारे षड रस की थाली का कॉन्सेप्ट है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जो पूरे 6 रस हैं, ये एक बैलेंस डाइट है। जितना अभी न्यूट्रासिटिकल के ऊपर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, वो सारी चर्चा आज से 5-10 साल बाद 100% षड रस पे आके रुकेगी, क्योंकि षड रस इज द कंक्लूजन ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट। अगर पूरे 6 रस आपके आहार में बहुत अच्छी मात्रा में पहुंचते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो 100% किसी भी तरह के पोषक तत्वों की शरीर में कमी नहीं होगी। आपको कोई विटामिन B12 के लिए जो है वो नॉनवेज खाने की ज़रूरत नहीं है। कोई विटामिन D के लिए आपको बहुत बड़े कोई जानवर को मार के अंडे सब खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे शाकाहारी तरीके से केवल 6 रसों को नियमित करके, संयमित करके हम निश्चित तौर पे एक बैलेंस डाइट और बैलेंस न्यूट्रिशन तक हम पहुंचते हैं, पेशेंट को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, अब उस पेशेंट के बारे में बात करते हैं। वो पेशेंट को सिग्मोइड कोलोन में कैंसर है और उसका पूरा एनोरेक्टल एरिया में मेटास्टासिस होके पूरे लोअर एब्डोमेन में कैंसर स्प्रेड हो गया है। ऐसी कंडीशन में आयुर्वेद में दारू हल्दी, दारू हरिद्रा से निर्मित उसका जो सार है उसे हम क्या कहते हैं? रसांजन। यहाँ पर BAMS डॉक्टर कितने हैं जो BAMS से जुड़े हुए लोग हैं? ठीक है, वेरी नाइस। रसांजन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। जो दारू हल्दी का हम सार निकालते हैं, कैसे भी एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स हो, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, मैं 2008 से प्रैक्टिस करता हूँ, लगभग 14 साल हो गए मुझे पाइल्स और एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स पे काम करते हुए। चाहे पेशेंट को पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे फिस्टुला हो, किसी भी तरह के, चाहे उसको रेक्टल प्रोलैप्स हो, ऐसे कंडीशंस में भी जो रिजल्ट अच्छे रसांजन से आते हैं वो सर्जरी से भी नहीं आते। 5-5 बार सर्जरी कराने के बाद में बड़े बड़े मेरे शहर के डॉक्टर्स का रसांजन से ही मैंने पाइल्स और फिशर और फिस्टुला सब ठीक किया है। रसांजन का बहुत सरल प्रयोग एक आपको बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें लिख के नहीं लाया हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और बाद में आपको कुछ डाउट है तो मैं वो भी आपको क्लियर करूँगा। बहुत सामान्य नीम की निबोली, नीम की ही एक और वैरायटी है बकायन नीम, बकायन नीम की निबोली, बाल हरड़, ये 3 चीज़ों को आपको पाउडर करना चाहिए। पाउडर करके रसांजन जो है ये सेमी सॉलिड फॉर्म में बाज़ार में मिलता है, इसको आपको मेल्ट करना चाहिए और मेल्ट करके जब ये पूरा का पूरा थोड़ा पानी डालेंगे आप उसमें तो वो चाशनी जैसा बन जाएगा। उसमें आप नीम की निबोली, बकायन और बाल हरड़, इन तीनों का पाउडर डालिए। तीनों की बहुत अच्छी सी गोली, नॉन स्टिकी पिल्स बनती हैं, नॉन स्टिकी,
और सेल्फ प्रिजर्व्ड, रसायन की वजह से उसमें प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं, रसायन खुद ही बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। इसकी गोली आपको बनानी चाहिए और 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम। सबसे पहली वो दवा थी जो मैंने उस मरीज़ को देनी शुरू की, जिससे 2 से 3 दिन के अंदर वो पेशेंट बोला कि मुझे जो मोशन ऐसा लगता था कि मैं हमेशा डायपर पहन के ही रखता था, ऐसा लगता था कि मोशन निकलता ही जा रहा है अपने आप। 3 दिन के बाद में रसायन के प्रयोग से उस पेशेंट ने मुझे बोला कि अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे कब मोशन आ रहा है। और 7 दिन से 10 दिन के प्रयोग के बाद उसने बोला कि अब मुझे पता भी चलता है कि मुझे मोशन कब आ रहा है और मैं करने जाता हूँ और वो मेरे कंट्रोल में आ रहा है। और करने के बाद मैं बाहर आता हूँ, फिर जब मोशन की अर्ज होती है तो टॉयलेट तक जाने का मेरे पास टाइम होता है। ये 72 ईयर ओल्ड एनोरेक्टल एरिया के कैंसर के पेशेंट का 10 दिन का रिव्यू है रसायन से। मैं नहीं बोल रहा हूँ, चक्रदत्त लिख रहे हैं सुरंजन से सारे एनोरेक्टल डिजीज ठीक होते हैं। हमें यकीन ही नहीं हो रहा, हमें लग रहा है वो पागल है, कुछ तो भी लिख के चले गए किताब में। इसको तो अभी फिर से एमडी के स्टूडेंट, पीएचडी के स्टूडेंट फिर से रिसर्च करेंगे और फिर से पेपर पब्लिश करेंगे, तब जाके हम मानेंगे कि हाँ सुरंजन काम कर रहा है। चक्रदत्त लिख के गए तो क्या हो गया? ऐसे ऐसे एक साइकोलॉजी, हम पूरा आप्त का कॉन्सेप्ट ही हम अपना भूलते जा रहे हैं। एमडी पीएचडी की रिसर्च गलत नहीं है, लेकिन जो आप्तों ने लिखा है उसके ऊपर यकीन करके पूरी श्रद्धा से पेशेंट को बहुत पॉजिटिव करके उसकी एनर्जी अपडेट करना है कि नहीं तुम पक्का ठीक होगे। ये झूठ नहीं है। कैसे हो गया? मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी 1 मिनट के बीच में सुनाता हूँ कि एक औरत तुलसीदास जी की सेवा करती थी बनारस में, और सेवा करते हुए उसने कम से कम 1 साल के बाद तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरे कपड़े धो देती हो, लोटे में पानी भर के ले आती हो, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से। बताओ तुमको कुछ चाहिए तो मैं राम जी से कहूँ? तो वो तुलसीदास जी से बोली कि मेरे करीब 5 साल हो गए विवाह को और मेरे यहाँ कोई शिशु नहीं है, तो आप राम जी से पूछिए कि मेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। तो तुलसीदास जी ने रामायण पढ़नी शुरू की। हनुमान जी आए और हनुमान जी से कहा कि सरकार से पूछ के बताइए उसके बच्चे होंगे कि नहीं, पूछा है उसने। तो हनुमान जी गए, राम जी से पूछा, तो राम जी बोले कि इसके 8 जन्मों तक बच्चे नहीं होंगे, 8 जन्मों तक। आके बताया, तुलसीदास जी बोले 8 जन्मों तक बच्चे नहीं होंगे, सरकार ने बोल दिया। बहुत दुखी हो गई, और दुखी होके एक और अघोरी साधु रहते थे बनारस में। ये डॉक्यूमेंटेड स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। बनारस में किनाराम बाबा करके एक संत हैं, उनके आश्रम में डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है ये। किनाराम बाबा के पास आई और बोली कि मैं 1 साल तक तुलसीदास की सेवा की और गंगा जल पिया, काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया, और आपके राम जी कह रहे हैं कि मेरे 8 जन्मों तक बच्चे नहीं होंगे, पर मुझे बच्चे चाहिए। चाहिए तो चाहिए। मेरे घर वालों ने निकाल दिया घर से कि ये तो बांझ है, इसको निकालो यहाँ से, ऐसे कर दिया। तो किनाराम बाबा ने बोला कि बोले वो गैया वहाँ पर बंधी हुई है, तू रोज उसकी सेवा कर, उसका गोबर साफ कर, उसका गोमूत्र साफ कर, और उसका दूध रोज पीना शुरू कर, और उसका गोमूत्र भी ताज़ा रोज पी। और ऐसे पीते हुए किनाराम बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया कि जा तेरे 8 बच्चे होंगे। राम जी ने बोल दिया कि 8 जन्मों तक बच्चे नहीं होंगे। किनाराम बाबा बोले कि जाओ गैया की सेवा कर, तेरे 8 बच्चे होंगे। और वो करीब 18 साल के बाद वहाँ वापस गई और तुलसीदास जी से बोली कि देखो मेरे 8 बच्चे हो गए, तुम्हारे राम जी झूठे हैं। हुए राम जी झूठे हैं? तो फिर तुलसीदास जी ने निकाली रामायण और पढ़ी, और हनुमान जी आए, बोला कि वो सरकार से जाके बोलो कि सब झूठी तुम्हारी बातें। तो राम जी से जब बोलने गए हनुमान जी कि महाराज देखो आपने मना कर दिया था और उसके तो 8 बच्चे हो गए, तो राम जी बोले कि जैसे तुलसी मेरा भक्त है वैसे ही किनाराम भी मेरा भक्त है। राम जी की बात में हम लोग इमोशनल हो जाते हैं थोड़ी, सॉरी। तो बोले तुलसीदास ने मेरे से केवल पूछा कि इसके बच्चे होंगे कि नहीं, लेकिन किनाराम ने दे दिए। अब जब मेरे भक्त ने बोल दिया मुँह से, तो मुझे देने के लिए बाध्य हूँ, भले ही मेरी बात झूठी हो जाए। तो ऐसे ही हम सब जो वैद्य हैं, हमारे वैद्यनाथ भगवान शिव शंकर हैं, वो मूर्ति नहीं है। मूर्ति है क्या? मूर्ति है तो पूजा करने की जरूरत नहीं है। हम उज्जैन में रहते हैं, हमें पता है महाकाल है वहां पर। तो इसी तरह से जब हम एज अ वैद्य
बहुत अच्छे भाव से किसी पेशेंट को बोलते हैं, हम सुबह शाम पूजा करते हैं भगवान की, दिया जलाते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, नवरात्रि का व्रत रखते हैं, करते हैं कि नहीं हम लोग वो सब? तो वो सब करते हुए जब हम बहुत अच्छे भाव से किसी मरीज को बोलते हैं कि तुम जरूर ठीक होगे, तो वो पक्का ठीक होता ही है, 100% ठीक होगा, बिना दवा के भी होगा। ऐसे भगवान ने हमको अपनी गादी पे बिठाया। ये देवताओं का शास्त्र है आयुर्वेद, ये हमने नहीं बनाया इसको। हमने बनाया क्या? हमने नहीं बनाया इसको, है कि नहीं? कोई क्लेम कर सकता है मैंने लिखा आयुर्वेद, ब्रह्मा ने स्मरण किया, ये देवताओं का शास्त्र है, हम उनका काम कर रहे हैं, हम सारे वैद्य हैं, बहुत गर्व से कर रहे हैं हम उनका काम। और अगर हम बोलते हैं कि नहीं ये काम होगा ही, क्योंकि हमारी गादी की मर्यादा है ये कि वहाँ बैठ के आपको ना नहीं बोलना है किसी को, जो भी कष्ट में आए उसके कष्ट निवारण के लिए कुछ तो प्रयास करना है। वो दवा से पहले आपकी जबान आगे लगाना है आपको कि ये जरूर ठीक होगा, है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने उस पेशेंट को सिट्स बात करने के लिए बोला। मैं हमेशा बताता हूँ जो भी एनोरेक्टल डिजीज़ है उसमें 2 लीटर गर्म पानी में 2 ढक्कन गोमूत्र डाल के और पेशेंट को 20 मिनट सुबह शाम बैठने के लिए बोलना ही है। वो बैठेगा तो 100% जो भी एनोरेक्टल डिजीज़ हो, पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, ठीक होता ही होता है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है माफिक, तो यही देशी गाय के गोबर का कंडा जलाना है, उसमें 2 चम्मच घी डालना है और घी डालने के बाद में जो भी कषाय रस प्रधान जो स्तंभक गुण जिन जिन पत्तों में है, जैसे जामुन स्तंभक है, आम स्तंभक है, सारे पंचक्षीरी वृक्ष हैं हमारे, जो पारिश, प्लक्ष, वट, औदुंबर, अश्वत्थ, ये सारे स्तंभक वृक्ष हैं, संकोचक हैं। छुई मुई टच मी नॉट जो पौधा है वो स्तंभक है। इसमें से जो भी पौधे आपको मिले हैं जिनमें संकोचक गुण हैं, स्तंभक गुण हैं, उनमें से कोई भी पौधों के पत्ते सूखे हुए आप उसमें डालिए और आप उसका धुआं करवाइए पेशेंट को। 100% जो भी एक्स्ट्रा ओपनिंग है, जो भी कट लगे हुए हैं, जो भी एनोरेक्टल डिजीज है, उसके जो भी घाव हैं, जो भी वुंड है, जो भी अल्सरेशन है, वो 100% ठीक होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे के पूरे रेफरेंस वंगसेन, चक्रदत्त से लेकर आया हूँ और ये सब मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 12-14 साल से। मैं केवल आज आपके अपने अनुभव बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट, कैंसर क्या है? उसमें कुछ तो इन्फेक्शन है ना, वहां पे देयर इज सम इन्फेक्शन लाइंग डाउन देयर, राइट? तो उसके लिए आयुर्वेद में वो क्या बोल रहे हैं, पूरा क्रमिग्न वर्ग दिया हुआ है कि उसमें से जो तुमको सही लगे। मैं सबसे सामान्य औषधियां लिख के लाया हूं यहाँ पे। ये प्रेजेंटेशन में वो चीजें लाया हूं जो आम आदमी ने भी सुनी है। अगर मैं बहुत स्पेशल आयुर्वेद में जाऊंगा तो मैं 50 औषधियों की लिस्ट ला सकता हूं जो जिनमें क्रिमिग्न प्रॉपर्टी है कि नहीं? लेकिन ये तीनों हम सब जानते हैं, विडंग हम जानते हैं, पलाश हम जानते हैं, तुलसी हम जानते हैं, तीनों क्रिमिग्न औषधियां हैं। वो तीनों में से तीनों का प्रयोग करिए, नहीं तो जो मिले उसका प्रयोग ओरली, एक्सटर्नल वॉश के लिए नाक में 2-2 बूंद डालना, बॉडी में रगड़ना, जैसे मर्जी उसके बॉडी में एब्जॉर्ब करवाइए। तो 100% जैसे ही क्रिमिग्न एक्टिविटी शुरू होगी कोई भी डिजीज ठीक होना शुरू होगी। कैंसर भी उसमें से एक है। नेक्स्ट, भल्लातक हमारे पास में आचार्य लिख रहे हैं कि भल्लातक, शिलाजीत, ये 2 ऐसी औषधियां हैं जिनसे आपकी कोई भी दुनिया की बीमारी हो वो ठीक होगी ही होगी। आपको सही से प्रयोग करते आना चाहिए। आचार्य चरक लिख रहे हैं, कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम चरक, सुश्रुत, वाग्भट ये सब हम पढ़ ही नहीं रहे ठीक से। हमको लग रहा है कि कोई वैद्य एक अच्छा फॉर्मूला बता दे। मैं आपको बताता हूँ, मैं सुनील जी ने आज यहाँ बुलाया, मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। मैं BA-MS के दौरान और MD करते हुए भी और आज तक भी 2014-8 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज तक भी मुझे जब भी पता चलता है कि कोई वैद्य बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, वनवासी क्षेत्र में है, कोई आदिवासी वैद्य है, सुदूर कहीं गाँव में प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं जाता हूँ उसके पास और जाके 2-3 दिन वहीं रुकता हूँ, उसके पैर, उसके कपड़े धोता हूँ, उसके घर में पोछा लगाता हूँ आज भी। और उसके बाद जो भी ज्ञान है वो जैसे भी वो देगा, वो शिष्य बना के दे, पैसे लेके दे, कि कुछ मंत्र का दीक्षा दे के दे, कैसे भी दे, मैं उससे फॉर्मूला लेकर ही आता हूँ। मेरे गुरु ने बोला है ज्ञान के राक्षस बनना है। जिसके पास भी ज्ञान है उसका ज्ञान खाना है तुमको, यही तुमको वरदान है कि तुम ज्ञान के राक्षस बनो। ऐसे करते हुए अभी तक करीब 300 वैद्यों के पास मैं गया हूँ पूरे देश में, कैंसर से लगा के, आर्थराइटिस से लगा के, सफेद दाग, पथरी, ये वो पूरे दुनिया भर के। और मैं मजे की बात आपको बताऊं, वो जो पूरे 300 वैद्यों से जो फॉर्मूले मैं इकट्ठे करके लाया ना, वो सारे फॉर्मूले चक्रदत्त में है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो सारा कंपाइलेशन मैं आपको दे रहा हूं चक्रदत्त के रूप में, उसको अच्छे से पढ़ना है।
चक्रदत्त भी हमारे जैसे ही घुमक्कड़ वैद्य हुआ करते होंगे कभी, और कितना कंपाइल किया उन्होंने, ब्यूटीफुली कंपाइल्ड ईच एंड एक वैद्य ने बोला कि जिस रस्सी से किसी ने फांसी लगाई हो उसकी भस्म बना के खिलाओगे तो अस्थमा ठीक होगा, ये भी चक्रदत्त ने लिखा है। हद हो गई, सो मच अपस्मार में। सर कितने ताज्जुब की बात है और कितनी खुशी की बात है कि हमारे पास में ऐसे ग्रंथ पब्लिकेशन में, कोई गुप्त ग्रंथ नहीं है वो सारे, और गुप्त ग्रंथों में कुछ भी नहीं है, वही चरक की कॉपी, सुश्रुत की कॉपी, अष्टांग, चक्रदत्त, वंगसेन, इन्हीं की कॉपी है। बहुत सारे गुप्त ग्रंथ पढ़ लिए मैंने, मेरे पास में पुराने से पुराने वैद्यों की इतनी इतनी हैंड रिटन मेरे पास किताबें हैं। वो मेरे को देखे गए कि प्रज्ञान आयुर्वेद का अच्छा काम कर रहा है, ये तू रख। ऐसे मेरे पास में एक पूरा रूम भरा हुआ है उनके हैंड रिटन फॉर्मुलेशंस का। वो बृहत्रयी, लघुत्रयी, चक्रदत्त, वंगसेन, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, सब इन्हीं का उन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग करके लिख दिया। एक वैद्य लिख रहे हैं कि कैसे भी दर्द हो रहा हो आपको जोड़ों में, मैं हमेशा बताता हूँ, कैसे भी जोड़ों में दर्द हो रहा हो, कैसे भी आर्थराइटिस हो, फ्रैक्चर हो गया हो और हड्डी टूट के ऐसे आदमी पड़ा हो, दर्द से करा रहा हो, उसको ये चूरन आधा चम्मच खिला दो तो उसका दर्द पूरा चला जाएगा 2-3 घंटे के लिए, तब तक आप ट्रीटमेंट की व्यवस्था करो। मैं बहुत ढूंढा हुआ वैद्य को, कौन सा इतना अच्छा पेन किलर मेडिसिन बना रहा है। बाद में वो बोला कि मैं तुमको लेके जाऊंगा, गाड़ी बुक करो, नदी के किनारे, नर्मदा के किनारे है वो पौधा। जाके लेके गया तो वो देखा तो निर्गुंडी का पौधा है। आचार्य लिख रहे हैं वात हरा नाम श्रेष्ठम, आचार्य लिख रहे हैं तुरंत पेन खत्म करेगा, शोधज्ञ है, सब कुछ लिख रहे हैं, हमें यकीन ही नहीं आ रहा। कोई तो भी वैद्य बता रहा है तो हमको यकीन आ रहा है। अरे हम पढ़े लिखे वैद्य हैं, हम सबसे बड़े तांत्रिक है। दुनिया के जो भी बड़े से बड़े प्रयोग कोई किसी के ऊपर कर दे, हाँ, कोई शमशान, हमारे उज्जैन में बहुत फैशन में है ये सब, इसीलिए मैं जानता हूँ। शमशान क्रिया, ये वो गुड्डे गुड़िया वाला आपने देखा होगा, सुई चुबाना, वो ब्लैक मैजिक, सब पूरे दुनिया भर में जो भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करे, एक मुस्लिम का बताया हुआ नुस्खा आपको मैं बता रहा हूँ, हमेशा बताता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि मुस्लिम व्यक्ति ने बोला कि कोई भी बड़े से बड़ा प्रयोग करे प्रज्ञान जी किसी के ऊपर, ऐसे कि परिवार में मृत्यु होती जा रही हो एक के बाद एक, ऐसे प्रयोग को भी काटना है। और मुस्लिम पर्सन इज टेलिंग केवल 2 चीजें हैं दुनिया में तुरंत काटने के लिए, गंगा जल और गोमूत्र। बताओ, पंडित जी नहीं बोल रहे, चाचा जी बोल रहे हैं। और हमको लग रहा है गैया के मूत्र में क्या ही होगा, कुछ भी पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा काम। बहुत यकीन से वो लिख रहे हैं कि सर्व ग्रहों की शांति करता है गोमूत्र, लिख रहे हैं वो आचार्य लिख रहे हैं, ग्रहों की शांति करता है, सर्व रोगों की शांति करता है, परम कृमिग्न है, सारी चीज़ों पे दीपन है, पाचन है, रसायन है। इतना लिख दिया गोमूत्र के बारे में कि लगता है कि गोमूत्र लेके ही बैठो और कुछ भी लेने के बैठने की जरूरत नहीं है। दैट मच दे हैव रिटन। हमको बहुत यकीन से उस चीज़ को करने की ज़रूरत है। भल्ला पीछे करिए, भल्लातक घृत का इतना अच्छा प्रयोग है, कैंसर के ऊपर कोई शुद्धि करने की भी जरूरत नहीं है। गाय के घी में किसी भी चीज को उबालेंगे तो उसके सारे विष गुण नष्ट हो जाते हैं, ये तो पता है ना हमको। पॉइजन का सबसे बढ़िया एंटीडोट क्या है? पंचगव्य, पंचामृत। जो हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है, कालांतर में पंचामृत में कन्वर्ट हुई वो, पहले आदिकाल से पंचगव्य ही पंचामृत है। और हर एकादशी पे सबको सत्यनारायण की कथा कराना और पंचगव्य बांटना। क्यों बांटना? एंटीडोट है वो, पंचामृत है। पंचामृत सारे अमृतीकरण के गुण है उसके अंदर, सारे विषयों को खत्म करता है। गांव में लोग रह रहे थे उस समय, सांप निकल रहे, बिच्छू निकल रहे, कीड़े काट रहे, नीचे सो रहे लोग, है कि नहीं? कोई प्रयोग कर रहा है, कोई कुछ भी खिला रहा है, गर्विश का प्रयोग हो रहा है पूरे देश में। उन्होंने बोला हर एकादशी पे तुम सत्यनारायण की कथा कराओ, पंचगव्य घृत का पान करना शुरू करो, तो तुम्हें कोई विष लगेगा ही नहीं शरीर के अंदर। कितना बड़ा सीक्रेट उन्होंने बताया। भल्लातक आपको लेने हैं 100 ग्राम, 400 ग्राम घी में अच्छे से उसको पाक करिए। पाक करने के बाद जब पूरे भल्लातक जल जाएं, उसको छानिए। मैं सिंपल रॉ मेडिसिन बनाता हूँ, सिंपल रॉ मेडिसिन से ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत सारा ट्रेडिशनल सिस्टम प्रैक्टिस नहीं करता, क्योंकि मेरे जितने गुरु हैं सारे वनवासी हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है सब करने की। उन्होंने ये तोड़ा, मिलाया, घी में उठाया, पिलाया, फुर्सत, इतना ही काम है उनको। उनको नहीं है 15 दिन बाद आके दिखाना, 21 दिन बाद, कोई नहीं दिखाते उधर आके 21 दिन बाद, ना पैसे देते, कोई फीस भी नहीं है उनकी। भल्लातक घृत वंडरफुल मेडिसिन। केवल पित्त प्रकृति का कैंसर पेशेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे उसको बर्निंग सेंसेशन बढ़ सकता है। वात, कफ और त्रिदोषज प्रकृति के जितने भी पेशेंट हैं सबको भल्लातक घृत का आप 1-1 चम्मच प्रयोग कराइए। जहां पे भी कैंसर पहुंच गया है उसके आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। आचार्यों का प्रॉमिस है, मेरे जेब से नहीं है वो।
नेक्स्ट, अरण्य सूरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। आप जिस शहर में भी रहते हैं, वहाँ जो भी पहाड़ है, जो भी जंगल के एरिया हैं, वहाँ पर आप जाएंगे, खेतों की मेड़ों पर आप देखेंगे जहाँ पथरीली ज़मीन है, काली मिट्टी और पथरीली ज़मीन का कॉम्बिनेशन है, वहाँ पर आपको ये सूरन की वैरायटी मिलेगी। और आचार्य सुश्रुत लिख रहे हैं कि जितने भी गलित रोग हैं वो सारे जहाँ सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, वहाँ मक्खियाँ बैठ रही हैं, चींटियाँ लग गई, ऐसे घाव हो गए हैं, वहाँ पर अरण्य सूरन का आपको प्रयोग करना चाहिए। सूरन कंद के जैसा ही कंद है। और इसमें ये ब्लू बॉटल फ्लाई, ब्लू और ग्रीन कलर की मक्खी की भी फोटो लाया हूँ मैं। ये ब्लू और ग्रीन कलर की मक्खी है, ये इसके फूल में बैठती है, यही इसकी पहचान है कि ये सही पौधा है। ये ऐसे मत सोचना कि आगे से 2 किलोमीटर जाके गाय बैठी होगी, वहाँ से राइट मुड़ना, वैसा पता नहीं बता रहा हूँ आपको। उसमें ये मक्खी बैठती है जैसे ही वो फ्लावर खिलता है। तो इसका कंद लेकर आइए, इसके कंद के आप पीसेस करिए, पीसेस करके इसको सुखाइए, सुखा के ये बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है। क्या करना तीक्ष्ण है? तो गाय के घी में फ्राई करना है। फ्राई करके केवल 125 mg का कैप्सूल भर के आप सुबह शाम दीजिए, देखिए कैसा मैजिक होता है। क्या ये सारे चीज़ें मैंने उस पेशेंट को दी हैं, मैं केवल उस पेशेंट का ही डिटेल आज बताने आ रहा हूँ। क्योंकि कलवार सर हमेशा गुस्सा होते हैं कि तुम बड़ी बड़ी दवाइयों की बातें करते हो, पेशेंट के बारे में कुछ बताते नहीं हो। तो आज मैंने सोचा एक पेशेंट का डाटा लेके आता हूँ। सर से 2-3 प्रोग्राम में डांट खा चुका हूँ मैं, तो मैं अपडेट हो रहा हूँ। सर अरण्य सूरन का ज़रूर प्रयोग करिए, सुश्रुत का रेफरेंस है। नेक्स्ट, दहीमन और रोहन। कितने पेशेंट हमारे पास आते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है, या लो बैक स्पाइन के पास में कहीं बोन में ट्यूमर हो गया है। जितने भी ऐसी गठाने हैं जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होता है, या जहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, वहाँ पर एक आदिवासी वनवासी वैद्य ने मुझे बताया कि आपको दहीमन मिले। दहीमन, दही पलाश भी इसको कहते हैं, पलाश के जैसे ही पत्ते होते हैं इसके, लेकिन सिंगल लीफ आती है। कॉमन पौधा है, बहुत रेयर पौधा, कोई भी नहीं लाया हूँ मैं। आप जंगलों में जाएंगे तो आपको पलाश के जैसे पत्ते वाला बड़ा सा पेड़ ये दहीमन के रूप में आपको दिखेगा। दहीमन के पत्ते मिले तो ठीक, नहीं मिले तो केवल अर्जुन के पत्ते और अर्जुन की छाल, इसका क्षीर पाक नहीं बनाना है, केवल इसका काढ़ा बना के। अभी काढ़ा बोले तो कोई भी नहीं पीना चाहता, तो हमें अपने आप को लैंग्वेज भी अपडेट करना पड़ेगा। ग्रीन टी, अर्जुन की और दहीमन की ग्रीन टी बना के पीना है। सबसे ऊपर लिखिए इट इज़ गुड फॉर वेट लॉस, इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट, वो सब लिख के आखिरी में लिखिए कैंसर में भी लाभप्रद है। ये चलेगा मेरे को, हमको लैंग्वेज भी अपडेट करना है। हम 6000 साल पुराने विज्ञान को लेकर आज 2022 में खड़े हैं। हमें अपनी पैकेजिंग, हमें अपनी दवाइयों की स्मेल, हमें अपने दवाइयों का टेस्ट, हमें अपने दवाइयों की क्वालिटी, हमें अपने दवाइयों की कॉस्ट, सब कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है। और ये हम करेंगे, करना ही है हमको ये। नेक्स्ट, वज्रघृत। भेषज रत्नावली में मैंने देखा इतना कमाल का फॉर्मूला आचार्य लिख रहे हैं वहाँ पर कि जिस पेशेंट को इतने गंभीर त्रिदोषज सन्निपातज रोग हो गए हों कि उसकी उंगलियां सड़ के, गल के और नीचे गिर रही हों, आपके बॉडी के पार्ट सड़ के, डायबिटिक न्यूरोपैथी के लास्ट स्टेज हम समझ सकते हैं उसको, कैंसर के लास्ट स्टेज हम समझ सकते हैं उसको, जिसमें आपके बॉडी के उंगलियां और आपके बॉडी के कान पार्ट्स ये सड़ के, गल के, बदबू आके, पस आके गिर रहे हों, ऐसे कंडीशन में वो कह रहे हैं कि वज्रघृत जो है ये अद्भुत औषधि है। उसके आखिरी में वो लिख रहे हैं उसमें कि भविष्यति न संशय, इससे वो उसकी उंगलियां केवल गलना बंद नहीं होंगी, उसकी सड़न खत्म होगी, उसका दर्द खत्म होगा और उसकी दोबारा उसके बॉडी के वो पार्ट्स रीफॉर्म होंगे। कितनी बड़ी बात लिख दी उन्होंने कि डायबिटिक, मेरे पास में पेशेंट आया डायबिटिक न्यूरोपैथी का, उसका पूरा अंगूठा ऐसा स्टोनी हार्ड हो गया था, स्टोन के जैसा, नाखून नहीं, नाखून के पीछे का जो मांस है वो साउंडिंग लाइक दिस, स्टोनी हार्ड, कंप्लीट गैंग्रीनस फॉर्मेशन वहाँ पर। आई गेव वज्रघृत। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए मैंने उसको अर्जुन का काढ़ा भी दिया और मैंने उसको दहीमन का जो पौधा दिखाया उससे मैंने उसका अवगाहन भी कराया। वो जो ऑर्गन जहाँ गैंग्रीन है उसको उसमें डुबा के रखने के लिए भी बोला। और आगे एक और घी के बारे में मैं बताऊंगा, उस घी को भी मैंने उसको लगाने के लिए दिया, पीने के लिए भी दिया। और लगभग 6 महीने के बाद में
जो उसका गैंग्रीन हो गया था जहाँ पर, वो हिस्सा धीरे धीरे आगे जाके नीचे गिरा, पीछे से फ्रेश अंगूठा निकल गया है, लिटरली पीछे से फ्रेश अंगूठा निकल गया है। वैसा मैजिक होता है इस सब औषधियों से, उन्होंने जो लिखा है वो होता ही है। आपको पूरी पॉजिटिविटी के साथ करना है और पेशेंट को भी पूरा पॉजिटिव की उंगली गिर गई, अरे कुछ भी नहीं होता, अभी सब आ जाएगी उंगली, तुम तो बैठो यहाँ, ये दवा खाओ रेगुलर, ये डाइट फॉलो करो, ये योग करो, ये प्राणायाम करो, गर्म पानी पियो, सुबह घूमने जाओ, ओम बोलो, हाँ गैया मिले तो उसका परिक्रमा लगाओ, उसको तुम रोटी खिलाओ, ऐसे सब उसको पूरे सात्विक ट्रैक पे, क्योंकि वो एक ऐसा समय है जब वो झक मार के गाय की सेवा करेगा है, खुशी से नहीं कर रहा तो मजबूर जितने हैं उनको लगाना है, बाद में उनको पता चलेगा कि ये खुशी से करने का ही काम था, है कि नहीं? यस। नेक्स्ट, सिद्ध मंत्र प्रयोग की ये एक बहुत अच्छा निघंटू है। मैंने इसके बारे में पूछा तो वो बोल रहे हैं कि ये जो निघंटू है, चौखंबा वालों को मैंने फ़ोन किया, गुप्ता जी को, उसके जो मालिक हैं मेरे दोस्त हैं, उनको फ़ोन किया तो बोले ये निघंटू जो है मेरे पास में 1000 रखे हैं और आप पहले हैं जिसने ऑर्डर किया है, ये 999 रखे हुए हैं। जितने भी हम वैद्य हैं, जितने भी वैद्य हैं, वो सारे एक ऐसा वर्ग ढूंढ रहे हैं, मैं तो ढूंढ रहा था, एक ऐसा वर्ग जो त्रिदोषज सन्निपात हर औषधियों का वर्ग हो, जो तीनों दोषों को ठीक करने में सक्षम है। और सन्निपात, जब कैंसर जैसे मतलब वो व्याधि असाध्य अवस्था में पहुंच गई, जटिलतम अवस्था में वो व्याधि है, उसको ठीक करने वाला एक औषधियों का वर्ग मिल जाए तो लॉटरी लगे जैसा ही है। सन्निपात, त्रिदोषज सन्निपात हर औषधि, सिद्ध मंत्र वाला ये निघंटू, इसकी पहला पब्लिकेशन मैंने खरीदी, इसकी पहली किताब। इसमें पूरा का पूरा वर्ग दिया है उन्होंने, करीब 25 पेज, और एक एक हर्ब का डिटेल लिखा है कि किस तरह से ये औषधि त्रिदोषज सन्निपात हर है और किस तरह से एक एक औषधि इसमें से किसी भी रोग को ठीक करने में सक्षम है, पूरा वर्ग है। और मैं केवल वो औषधियाँ लिख के लाया हूँ जो आपने सुनी होंगी, कभी बिना सुनी वाली तो मैं आपके लिए लाया भी नहीं हूँ। गंभारी के बारे में कह रहे हैं, शिरीष के बारे में, आरग्वाद, अशोक, सप्तपर्णी, पलाश, सारीवा, पाठा, गंध प्रसारिणी, अतिविषा, गिलोय, बला, सहदेवी, कमल, ध्यान ही नहीं दे रहे हम लोग। हिमाचल से एक आदमी कैंसर की दवा लेके आया, मेरे को दिखा रहा है, डॉक्टर साहब देखो वहाँ पे बहुत अच्छी, बौद्ध लोग शायद वहाँ कुछ दवा दे रहे हैं हिमाचल में, बहुत अच्छी औषधि कैंसर के लिए दे रहे हैं। जितने कमल होते हैं हिमाचल में वहाँ पर, वो सारे कमल के फूलों का पंचांग है, वो कुछ भी नहीं है उसमें, रक्त कमल, श्वेत कमल, नील कमल, जो कमल उनके यहाँ होते हैं, ओनली कमल। कमल इज द ओनली इंग्रेडिएंट इन दैट मेडिसिन। वो इतनी भीड़ लग रही है हिमाचल में कि पूछो मत। वो उनको लग रहा है कि भगवान बुद्धि आके ठीक कर रहे हैं उनको, और वो सच भी है, क्योंकि हम अपने कमल पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो वहाँ हिमाचल में जाके लोग दवाई ले लेके आ रहे हैं। हाँ, उसके ट्रैवलिंग के किराए में तो हमारा पूरा ट्रीटमेंट ही हो जाना है। अपने शहर में शुरू करना है। कितने सारे तालाब हमारे यहाँ कीचड़ जैसे हो रहे हैं, सब जगह हम कमल के बीज डाल सकते हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं। हमारे घर में टंकी रख सकते हैं, उसमें हम कमल के बीज डाल सकते हैं और उस पौधे को हम सुखाते जाएं और पेशेंट में प्रयोग करते जाएं। कमल के बारे में वो लिख रहे हैं, त्रिदोषज सन्निपात हर औषधि है, जीवने शक्ति है उसमें, लक्ष्मी खड़ी है। लक्ष्मी कौन है? आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। 8 लक्ष्मियों का जिक्र है। पैसा नहीं है बस, अच्छा स्वास्थ्य भी लक्ष्मी है। किस पे बैठा है उनको? कमल पे बैठी है। आयुर्वेद के चश्मे से देखेंगे तो मेडिसिन दिखेगी, खाली उनके नीचे रखा हुआ पैसों का ढेर देखेंगे तो कहीं नहीं दिखना कमल। जो भी चीज देखना है आपको सेहत के, आयुर्वेद, हम सेहत लोगों को देने वाले लोग हैं। हमारा चश्मा ही 24 घंटे सेहत वाला होना चाहिए। हर एक चीज की स्कैनिंग ही हमको ऐसे करनी है कि इससे सेहत में कैसे फायदा होगा लोगों को। यही हमारा काम है, जन्म से लगा के मरने तक, है कि नहीं? नेक्स्ट, मेरा टाइम है अभी, टाइम हो गया, ठीक है सर। विडेलिया चाइनेंसिस आप सबने देखा होगा, ये एमपीबी के बगीचे के बाहर, बीएसएनएल के बगीचे के बाहर, सारे सरकारी बगीचों के बाहर ये पौधा दिखता है। पीले भृंगराज का भेद है, इसके बारे में यूएस में इतना काम हुआ है, वो लिख रहे हैं, इट हैज बीन प्रूव्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, सेडेटिव, एंटी स्ट्रेस
एंटी यूरोलॉजिस्टिक, एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल, फंगल, कन्वर्सेंट, सब लिख दिया उन्होंने। जो हो सकता सब लिख दिया पीले भृंगराज के बारे में। शास्त्र में लिखा है कि काला भृंगराज हो और पीले फूल का आपको अच्छा भृंगराज मिले तो वो सभी तरह से आपके शरीर के क्लेद को समाप्त करता है, सर्व रोग नाशक है। हम केवल बगीचे में लगा के पान थूक रहे उसके ऊपर, कुछ भी नहीं कर रहे। और बहुत दुख की बात है, उस औषधि को घर पे लेके आना है सम्मान के साथ। अमेरिका बोल रहा है, अब तो सुनना है, वॉइस ऑफ अमेरिका, अब तो सुनना है। नेक्स्ट, मैं एलोपैथी के एक बहुत बड़े मेडिकल पे खड़ा हुआ और वहां पे मैंने देखा पाइपर लॉन्गम लिखा हुआ है सर एलोपैथी की मेडिसिन के डब्बे पे, और वो बोल रहे हैं ये जर्मनी में बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है, पिपली हैज बीन प्रूव्ड एट वन ऑफ द बेस्ट एंटी कैंसरस मेडिसिन। त्रिकटु पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे। पूरे कोरोना में पूरे देश में हम आयुर्वेद वालों ने बांट दिया त्रिकटु। हमारा ध्यान ही नहीं है कि उसका एक इंग्रेडिएंट पे एलोपैथी ने पेटेंट ले लिया है, और वो पेटेंट नहीं लिया है तो ले लेगा वो। वाघभट लिख रहे हैं वर्धमान पिपली रसायन, लेकिन पिपली कौन सी लेना, 2 फोटो लेके आया हूं मैं। आचार्य कोई नहीं लिख रहे कि वो जो है चितलानिया सर जानते हैं अच्छे से कि पिपली जो है वो कड़ा लेना है हमको, जो कड़ा पिपली है जिसमें हम पिपली के एक एक दाने को अलग करेंगे तो आखिरी में कुछ भी नहीं बचेगा, वो है कड़ा। लेफ्ट वाली जो पिपली है, मेरा लेफ्ट और आपका भी लेफ्ट। राइट वाली जो पिपली है लकड़ी के जैसी, ऐसे तोड़ने से वुडन जैसी टक से आवाज आएगी, वो नहीं लेना। कड़ा पिपली जो है ये मैं हैदराबाद से मंगाता हूँ सर, इसीलिए मैंने आपका जिक्र किया। उसका आप पाउडर करिए और पाउडर करके वर्धमान पिपली रसायन मैंने उस पेशेंट को कराया। 19 दिन का प्रयोग है। सारे कैंसर और सारे गंभीर रोगों के मरीजों को आप कराइए। वर्धमान पिपली रसायन सबसे सरल और युक्त रथ रसायन है। रथ में बैठते युद्ध लड़ते लड़ते भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य वाघभट लिख रहे हैं पहले दिन आपको 3 पिपली देना, आधा कप दूध देना, अगले दिन 6 पिपली 1 कप दूध, वर्धमान क्रम से 10 दिन तक बढ़ाना, वर्धमान क्रम से 10 दिन तक कम करना। 19 दिन के प्रयोग से मेरा वो पेशेंट पूरा ठीक ही हो गया। इतना बड़ा नुकसान हुआ, मैं सोच रहा था 3-4 साल तो चलेगा, वो 3 महीने में वर्धमान पिपली प्रयोग से पूरा अच्छा हो गया। सारे पेशेंट को कराता हूं मैं। कोई पेशेंट आगे बोले वीकनेस है, अश्वगंधा, कोई जरूरत नहीं अश्वगंधा देने की, कोई जरूरत नहीं उसको शिलाजीत मूसली देने की, वर्धमान पिपली प्रयोग कराओ। वो बोल रहे हैं इसका परिणाम क्या है, इसका परिणाम परम रसायन, परम वाजीकर, इतना लिख दिया उन्होंने कि जिनके बच्चे ही नहीं हो रहे 10 साल से, उनके यहाँ बच्चों की लाइन लग जाएगी। वो लिख रहे हैं वर्धमान पिपली के बारे में, पूरी श्रद्धा से करना है। नेक्स्ट, ये वही सब हर्ब्स के फोटो में लेकर आया हूं जो मैंने आपको वहां नाम दिखाए थे, त्रिदोषज, सन्निपाथर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हम 70% पानी है। आचार्य लिख रहे हैं वहां पर निघंटू में एक लिख रहे हैं कि आप केवल पानी का काढ़ा बना के पीजिए। मेरे पास एक संत आए, बोले हमारे गुरुजी जो है वो भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं और वही पानी सारे मरीजों को देखते हैं, 100 पेशेंट रोज आ रहे हैं और सारे लोग ठीक हो रहे हैं। मैं गया उनके पास, ऐसा कैसा क्या पानी पिला रहे हो, हमको पता ही नहीं चल रहा कौन सा पानी है वो। वहां पे जाके देखा तो नीर कषाय बना रहे हैं, 10 लीटर पानी ले रहे हैं, 1/4 बचने तक केवल पानी उबाल रहे हैं और पानी उबाल के छान के वो शिव जी को चढ़ा के और लोगों को पिला रहे हैं। हम अपने सारे कैंसर के पेशेंट्स को बोल सकते हैं नीर कषाय बनाने के लिए केवल पानी 1/4 बॉईल करो, अमृत बनता है वो। आचार्यों ने लिखा है, निघंटू में लिख रहे हैं वो। नेक्स्ट, कैंसर के लिए आप सर्वेश्वर परपटी, शुद्ध हड़ताल है, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, मुक्ता पिष्टी, ये बहुत एक बनारस के ब्लड कैंसर पे काम करने वाले वैद्य का फॉर्मूला है। साथ में आप पंचगव्य घृत हमको देना ही है, गाय का दूध, गोमूत्र, त्रिभुवन कीर्ति, ये सब बहुत सारी चीज़ें, हम सब बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कैंसर के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। दिस इज़ अ वंडरफुल प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग कैंसर विच आई फॉलो इन माई क्लिनिक। नेक्स्ट, ओरल पैप्टिक। नेक्स्ट, रसायन प्रयोग जरूरी है। आप बहुत तीक्ष्ण औषधि दें, भल्लातक घृत, सहस्त्रपुटी, अभ्रक भस्म, स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, सब तीक्ष्ण औषधियां नहीं, उसकी ढाल भी मजबूत करना है। पेशेंट को अच्छा रसायन प्रयोग भी कराना है ताकि उसकी ताकत भी बढ़े, और ताकत के साथ में जो औषधि आप एंटी कैंसरस दे रहे हैं वो किसी दूसरे पार्ट को नुकसान ना करे, केवल उस बीमारी को ठीक करे। नेक्स्ट, बहुत अच्छे स्पेशल कोल्ड ड्रिंक्स का हम अपने क्लिनिक पे ट्रेंड चला सकते हैं। वात के लिए आप रासनादिक्वाद, पित्त के लिए काकोल्यादि, कफ के लिए आरग्यवाद, ये सब निघंटुओं से लिखा है मैंने, कुछ भी मेरे जेब से नहीं है। मैं केवल प्रयोग करता हूं और पूरे यकीन से करता हूं और रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट, विष चिकित्सा का जरूर ध्यान रखना है। कैंसर भी ऐसे व्याधि है जब पेशेंट, जलोदर के ट्रीटमेंट में क्या बोल रहे हैं आचार्य, जलोदर के ट्रीटमेंट में बोल रहे हैं कैसे भी पेशेंट ठीक नहीं हो तो
ब्लैक कोबरा से आप उसको पेट पे बाइट कराइए, मर तो यूं ही रहा है वो, हो सकता है बच जाए। विष प्रयोग जरूर करना है। पंचक्षीरी अगत के बारे में लिख रहे हैं आचार्य, कृमिग्न औषधि, पंचगव्य घृत तो है ही, पंचामृत, गाय का दूध, मधु मिला, ये सारे के सारे विषनाशक प्रयोग हैं। नेक्स्ट, ये अगद है, कितने सुंदर है। स्वर्णक्षीरी का प्रयोग, मैं एक वैद्य के पास गया, वो बोला कि जिनकी हिस्टेक्टॉमी होती है और उनको जो वहाँ पर स्टिचिंग करते हैं लेडीज़ को, वहाँ से जो कई सीजन में पस आने लगता है, स्वेलिंग आती है और वहाँ पे सड़न पैदा होने लगती है, बदबू आती है वहाँ से, उसमें स्वर्णक्षीरी का तेल निकाल के, स्वर्णक्षीरी के पंचांग को चार, उसका स्वरस निकाल के 4 पार्ट, सरसों का तेल 1 पार्ट लेके तेल पाक करके लगाने के लिए देते हैं। 3-4 दिन में पूरा वूंड हील हो जाता है। दुष्ट व्रण की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन हीलिंग अल्सर्स की बात कर रहे हैं। स्वर्णक्षीरी अकेली काफ़ी है। फिर द्रोण पुष्पी, नागार्जुनी, आचार्य नागार्जुन ने अपना नाम दिया उस पौधे को, भाई नागार्जुनी, छोटा सा पौधा है लेकिन सिर पे वो हमारे वैद्यों का सिरमोहर है वो है। नेक्स्ट, वुंड के लिए मैं बहुत बार बताता हूँ, फिर से बताता हूँ कि जो झंडू है, जो गेंदे का फूल है, वो DRM कैटेगरी, इसके ऊपर पेपर पब्लिश हुआ है। ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, उन सबको, जो ऐसे कीटाणु हैं जो किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं मरते, वो सारे कीटाणुओं को एक साथ मारने की क्षमता झंडू में है, गेंदे के फूल में है। तो हमने एक सैनिटाइजर बनाया, आयुर्वेदिक सैनिटाइजर, उसमें गेंदे का पंचांग हमने लिया, उसमें नीम हमारे देश का अपना एंटी बैक्टीरियल, फंगल, माइक्रोबियल, ये वो सब है, वो है कि नहीं। सर्व रोग हरो निम्बा, आचार्य ने लिखते लिखते आखिरी में परेशान हो गए, सर्व रोग हरो निम्बा खत्म करा। और गोमूत्र, वो भी सर्व रोग नाशक है, सर्व कृमि नाशक है। तो गेंदे का फूल, नीम और गोमूत्र, ये तीनों का अर्क निकाल के हम काय में प्रयोग कर रहे हैं। हमने इसका नाम रखा शुद्धि अर्क। किसी को दांत में कीड़ा है, ये लगाना है, पेट में कीड़े हैं, ये पिलाना है, चोट लग गई, इससे ही धोना है, घर में पोछा लगा रहे हैं, फिनाइल डालने की जरूरत नहीं, यही डालो, सारे कीटाणु मरेंगे। आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हो, यही डाल के धो, डिटॉल से अच्छा है, कुछ केमिकल नहीं है। चोट लग गई, आप लगाओगे, जलन भी नहीं होगी, ठंडा है, शीतल है, सर्व कृमि नाशक है। आचार्य भी कह रहे हैं और पेपर भी पब्लिश हुए इंटरनेशनली। अल्कोहल फ्री, बच्चों की पहुंच से दूर रखने की जरूरत नहीं है, बच्चों की पहुंच के पास रखिए। नो नीड टू स्टोर इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेस, कहीं भी पटक के रखो बॉटल, कीड़े मारने का ही काम है उसका, जहां रहेगी वहां कीड़े मारेगी। इतना सुंदर छोटे छोटे प्रयोगों से हमें बहुत सारी अपनी चिकित्सा को चमकाना चाहिए और अपने वैद्यों को भी, अपने अपने मरीजों को भी बहुत अच्छे से जल्दी ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, ये रसायन के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, कायाकल्पवटी, चाहे आप 2 चीज़ों से आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं क्लोज कर रहा हूं। राकेश सर बस 1 मिनट और। स्वर्णक्षीरी पंचांग आपको लेना है, या फिर वो ना मिले तो गोमूत्र लेना है, और इन दोनों को आप उबालिए। उबालते आखिरी में शिलाजीत के जैसी लेयर बनेगी, मूंग के दाल के बराबर गोली बनाइए। इससे ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक, इससे ज़्यादा पावरफुल स्टेरॉइडल प्रॉपर्टी वाला ड्रग, सेफ ड्रग, और इससे ज़्यादा आपके शरीर का कायाकल्प करने में सक्षम द्रव्य कोई भी दूसरा नहीं है। शिलाजीत, स्वर्णक्षीरी मूल घन और गोमूत्र घन, तीनों एक जैसे सर्व रोग नाशक, सर्व क्लेद नाशक, परम रसायन है। इसका आप जरूर प्रयोग करिए। हमेशा खुद भी स्वस्थ रहिए, अपने वैद्यों को भी स्वस्थ रखिए। और मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इतने देर मेरी बकबक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय भारत। धन्यवाद प्रज्ञान जी। मैं थोड़ा जानबूझकर ये संचालन में, चूँकि वो समय का भी थोड़ा ऐसा था, जो हमने थोड़ा देर से शुरू किया। 2-4 बातें जो आपने विशेष ध्यान दी होगी। मूलभूत संदेश था कि विश्वास भरना है लोगों में। मैं कुछ उदाहरण उससे जुड़े हुए बताता हूँ। मतलब ये जो बात थी कि उसमें कोई अतिशयोक्ति बात नहीं है, यानी ऐसी घटनाएं हम लोग कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं, किस तरह से कैसे परिणाम आते हैं, वो चिकित्सा की बात ही कर रहा हूँ मैं। हमारे चूँकि डॉक्टर साहब आ नहीं सकते यहाँ पर, ऐसे ही वो है अंग्रेजी चिकित्सा अपने इस कार्य से जुड़े हुए हैं, कार्य से, गौ सेवा से। डॉक्टर अग्रवाल जी, MS अग्रवाल जी धानेरा, वो हमारे संघ चालक भी रहे हैं, सरस्वती अस्पताल धानेरा चलाते हैं। और उनके बच्चे के विवाह में हमको थोड़े समय ऐसे ही जाने का मौका मिला। वो विवाह तो ज़्यादा कुछ ऐसे ही अहमदाबाद कर्णावती की बात थी, ये 8 साल 9 साल पहले की बात थी।